हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो यूनिट 3 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ लिखा गया है वैद्युत रसायन। तो आज हम लोग वैद्युत रसायन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, आज हम उनको देखने जा रहे हैं। ठीक है। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिए, जिसमें यूनिट 3 एंड 4 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने करा दिया है। तो जाकर देख लीजिए जल्दी से। उसके बाद आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है। और यदि आप सुनिए सुनिए यदि आपको लगता है कि मैंने यूनिट 3 का सब कुछ याद कर लिया ऑब्जेक्टिव, तो फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और टेस्ट कीजिए, यानी टेस्ट लगाइए कि हम कितना इसमें से बना पाते हैं। ठीक है। कितना हुआ पढ़े होंगे, आपको ज़रूर 5-7 क्वेश्चन न्यू मिल जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड। चलिए तो वीडियो को शुरू किया जाए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। कह रहा है 63.5 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा, 96,500 ग्राम तांबा या डी 100 ग्राम तांबा। तो कितना मुक्त करेगा? तो ये मुक्त करेगा 31.76 ग्राम तांबा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है। और जो कॉपर होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, मोलर मास, वो होता है 63.5। कितना होता है? 63.5। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ Cu+2 का मतलब 63.5। तो केवल अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा इतना आपका। ठीक। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी है कि 96,500 कूलम विद्युत यहाँ कॉपर सल्फेट के बदले क्या देता है? यहाँ देता है FeSO4। आयरन सल्फेट के विलयन से मुक्त करेगा। कितना मुक्त करेगा आयरन? तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा 28 ग्राम Fe। क्या होगा? 28 ग्राम Fe। यदि आप वीडियो को देखते हैं अच्छे से तो आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप लिख लेते हैं तो। ठीक। चलिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव्स करते हैं ना, उसका उससे 15 ऑब्जेक्टिव या 20 ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाता है हम लोग, क्योंकि हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी पे एक और सवाल था FeSO4 वाला, वो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। करा 2 नंबर कि द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल है, इसमें कौन सा द्वितीयक सेल है आपको बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सा द्वितीयक सेल है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, 1 नंबर लेक्लांसे सेल, सांद्रण सेल या लेड स्टोरेज बैटरी, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक सेल कौन होता है? लेड स्टोरेज बैटरी होता है। ठीक। अगला देखते हैं। 3 में कह रहा है कि द्रवित NaCl का वैद्युत अपहरण करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होगा? क्लोरीन, सोडियम, हाइड्रोजन, नॉट। तो कैथोड पे क्या मुक्त होगा? जब NaCl का वैद्युत अपहरण करोगे तो मिलेगा Na+ और मिलेगा Cl निगेटिव, Cl-। तो जो एनोड होता है ना, वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो ये तो एनोड पे जाएगा नहीं, एनोड पे ये जाएगा, ये एनोड पे जाएगा। जब ये एनोड पे जाएगा तो कैथोड पे कौन जाएगा? Na जाएगा। तो वही पूछ रहा है, सोडियम जाएगा। कौन जाएगा? सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला देखते हैं। कह रहा है सेल स्थिरांक। क्या कह रहा है? सेल स्थिरांक। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट, जिसका हिंदी होता है स्थिरांक। सेल स्थिरांक का मात्रक है, तो सेल स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यानी कि प्रति सेंटीमीटर। इसमें नहीं दिया है ना प्रति सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट। आप लिख लेंगे सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक। अगला देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है, वो भी सेम सवाल था। 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए कितना आवेश चाहिए? बताओ, 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए कितना आवेश चाहिए? तो देखो, सिल्वर का जो मोलर मास होता है ना, सिल्वर का जो द्रव्यमान होता है वो भी होता है लगभग 108 ग्राम ही होता है। कितना होता है? 108 ग्राम। तो 108 ग्राम होता है, सिल्वर पे +1 चार्ज होता है, तो जितना इस पे होता है ना प्लस, उतना फैराडे हम लिखते हैं, तो 1 फैराडे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं। करा 1 मोल Al+3 को Al में अपचयित करने के लिए, 1 मोल Al+3 को Al में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए? तो Al पे कितना चार्ज है फ्रेंड्स? अभी हमने बात किया था +3 चार्ज है, मतलब 3 फैराडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जितना इस पे आवेश होता है उतना फैराडे। ठीक। अगला देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस प्रकार का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस प्रकार का सेल है? तो ये आपका होता है ईंधन सेल। क्या होता है? ईंधन सेल। और इसका उपयोग किया गया था अपोलो अंतरिक्ष मिशन में। ये भी सवाल पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक का है। ठीक। अगला देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता है, कितना होता है? तो मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 वोल्ट माना जाता है। कितना माना जाता है? 0 वोल्ट। कितना? 0 वोल्ट। ठीक है। और जब किसी
इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना होता है एकल इलेक्ट्रोड का, तो उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के साथ जोड़कर तब उसका विभव निकाला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का हिंदी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इंग्लिश है ये, जिसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पे अवकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है। ठीक, सिंपल है। चलिए वीडियो को पूरा देखिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य, इसको हिंदी में लिखा जाता है, कहीं लिखा होगा विद्युत अपघट्य। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, दो ही ऑप्शन लिखा है, मिस्टेक से छूट गया होगा। तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा है। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं। 11 नंबर का फैराडे का प्रथम नियम है, कौन सा है फैराडे का प्रथम नियम, एम बराबर जेड सी टी या एम बराबर जेड जेड टी या एम बराबर सी टी या नॉट। तो एम बराबर जेड सी टी, एम बराबर जेड सी टी होता है, ये फैराडे का नियम है, एम बराबर जेड सी टी। किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखता है एम बराबर जेड आई टी, वो भी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक इलेक्ट्रोड का कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन विभव, ऑक्सीकरण का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण विभव 0.732 वोल्ट है, तो इसका अवकरण विभव, डिडक्शन का मतलब अवकरण विभव कितना होगा। तो देखिए ऑक्सीकरण विभव जितना होता है ना, ऑक्सीकरण विभव जितना होता है ना, अवकरण विभव उतना ही होता है, केवल चार्ज का अंतर होता है। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहे साम्य अवस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है, साम्य अवस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है, क्या होता है, शून्य होता है। साम्य अवस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल शून्य होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, तो इसमें कैसे बताओगे, तो आप याद रखोगे कनक मांगे एल जी, कनक मांगे, या फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए इसको, कनक सबसे पहले ये आता है, ये आता है, मांगे एल जी, एल जी, फिर लेड है पी बी, यानी कि सबसे पहले कौन आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो एम जी, कनक मांगे एम जी, एम जी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर होता है ना क्रियाशीलता श्रेणी में, ठीक है, उसकी ऑक्सीकरण भी सबसे अधिक होती है। ठीक, अगला देखते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम संबंधित है, फैराडे का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है जी फैराडे का द्वितीय नियम, तो फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है आपका, वो संबंधित होता है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। किस संबंधित होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से पूछा जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मस्त वीवीआई प्रश्न है, इससे बाहर नहीं आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बैंक, इसमें क्वेश्चन बैंक प्लस में कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न, कॉन्सेप्ट, और प्लस में आपका जो भी मॉडल सेट है वो सबको लिया गया है। ठीक है, तो इससे बाहर नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर, जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है, देखिए जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है, लेड डाइऑक्साइड घुलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल घटता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब लेड संचायक सेल को आप चार्ज करोगे ना, तो जो H2SO4 होता है, कौन सी, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पुनः उत्पन्न हो जाता है, इसलिए लेड संचायक सेल जो होता है पुनः काम करने लगता है। ठीक, अगला देखते हैं। 17 नंबर, कह रहा है कि एक फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर मात्रा जो प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, कितनी होगी। एक फैराडे जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो जो मात्रा प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि जो विलयन की चालकता होती है, चालकता हो जाएगा आकार, विलयन की चालकता समानुपाती होता है, किसके समानुपाती, तनुता के, विद्युत घनत्व के, आयनों की संख्या के, और नॉट। तो ये आयनों की संख्या के समानुपाती होता है, कौन, विलयन की चालकता। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, ये तो आपको पता होगा, फैराडे पढ़ते हो, फैराडे यहाँ लिखा हुआ है, फैराडे कौन है, फैराडे, फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था, एगो प्रथम एगो द्वितीय। ठीक है, तो ये फैराडे हो जाएगा। अगला देखते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पर कूलम मोल है, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम पर एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है नॉट। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब होता है ग्राम पर कूलम, क्या होता है, ग्राम पर कूलम, तो ऑप्शन नंबर ए।
ठीक। अगला देते हैं सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए, सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का EMF का मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल का होता है, विद्युत वाहक बल को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का EMF होना चाहिए कितना, धनात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक। अगला देखते हैं अपोलो अंतरिक्ष मिशन में किस सेल का प्रयोग किया गया, अपोलो अंतरिक्ष मिशन में किस सेल का प्रयोग किया गया। तो अपोलो अंतरिक्ष मिशन में जो होता है वो ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था, किसका, ईंधन सेल का। कौन सा ईंधन सेल था, वो था H2O2, कौन सा सेल था, H2O2 ईंधन सेल था, यानी H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा एक विलेय जो जल में वियोजित या अपघटित नहीं होता है उसके वानठप गुना का मान होगा। ये तो सेकेंड लेसन का प्रश्न है, इसमें कैसे आ गया है, खैर कोई बात। एक विलेय जो जल में वियोजित या अपघटित नहीं होता है उसके वानठप गुना का मान है। तो जो विलेय जल में वियोजित या अपघटित नहीं होता है या संयोजित नहीं होता है, संयोजित जो नहीं जुड़ता है, उसके वानठप गुना का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। जैसे क्या क्या, तो जैसे में आप याद रखोगे, जैसे ग्लूकोज, कौन चीज़, ग्लूकोज नहीं टूटता है, तो ग्लूकोज का वानठप गुना कौन होता है, ग्लूकोज का होता है, यूरिया का होता है, एथिल एल्कोहल का होता है, ठीक है। ग्लूकोज, यूरिया, एथिल एल्कोहल, इनके वानठप गुना का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आज का ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो, और जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए सभी जगहों पे, ठीक है। और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। जब आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप भी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।